ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहाना करने लग गए हैं कि हम कैसे पढ़ाएँ। समय प्रतिकूल है और खतरे तो वैसे दोनों को है, बच्चों को और टीचर्स को। परंतु इस स्थिति में भी ज्ञानशाला के द्वारा ये जो प्रयास किए जा रहे हैं और उनके लिए जो मटेरियल्स और ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ, जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे लोगों को ही जोड़ना चाहिए, जो इन क्षेत्रों में काम करने में रुचि रखते हो। क्योंकि नौकरी पाना अलग चीज़ है और उस क्षेत्र पे अपना तन-मन लगाकर काम करना, बच्चों के विकास के लिए काम करना एक दूसरी बात है। और यह एक पूरी तरह से एक समाज सेवा है क्योंकि किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सबसे बड़ा कोई मूल मंत्र होता है तो वह शिक्षा होता है। और शिक्षा देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम टीचर हों। हर व्यक्ति जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास किसी विशेष क्षेत्र में समझ है, अपने ज्ञान को अगर बच्चों तक, समाज तक जब हम लेके जाते हैं, जब हम उन चीज़ों को पहुँचाते हैं, तो वो एक शिक्षक ही कहलाता है। शिक्षा कोई अ, ऐसा कोई अवतार नहीं है कि केवल शिक्षक ही पढ़ाएगा तभी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सबसे पहले शिक्षक तो माता-पिता होते हैं। तो निरंतर आप सभी इस पर काम कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ आपका सहयोग करें। और विनोद सर जी से हमने उस दिन मिला और जितने भी ज्ञानदूत से मिला तो बहुत खुशी हुई कि आप जो है प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं जो इस परिस्थिति के कारण भी और इस परिस्थिति के बाद भी हम देखते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में ऐसे बच्चे हैं जो किसी बहुत सारे कारणों से विद्यालय नहीं पहुँच पाते हैं या बहुत सारे कारणों से विद्यालय से वंचित हो जाते हैं या उनको बीच में विद्यालय छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसे बच्चों को और साथ ही कोरोना काल में जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, वो भी अभी नहीं जा पा रहे हैं। उन बच्चों की मैं लगातार आपके ग्रुप में इस चीज़ का अनुभव कर रहा हूँ कि आपके जो हमारे ज्ञानदूत हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका रिज़ल्ट निस्संदेह हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो लगातार आपके वेबिनार में अलग-अलग विषयों पर चर्चा हो रही है और आदरणीय हमारे विनोद सर जी ने कहा कि सर आप किस पर रखेंगे करके मुझसे जब चर्चा हुआ तो मैंने कहा कोई भी विषय हम दे सकते हैं क्योंकि हमको चर्चा तो करनी है और न ही मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ कि मैं आप सभी को उस किसी विशेष क्षेत्र पर आपको प्रशिक्षण दूं या ट्रेनिंग दूं। आप सभी बहुत जानकार हैं, आप सभी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं और आप सभी इस पर काम कर ही रहे हैं। तो बस इसमें मेरा थोड़ा-सा सहयोग ये हो सकता है कि मैं आप सभी के साथ मिलकर मुझे थोड़ी बहुत जो ज्ञान हो, थोड़ी बहुत उसको मैं आपके अपने बीच रखूँ। इसमें त्रुटियाँ भी हो सकती है और आपके सुझाव भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कहूँ वही सही होगा और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही सही है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम सभी आप और हम मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ अच्छा करें। तो जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक सर ने दिया है जॉय ऑफ लर्निंग। तो ये जो सीखने की जो खुशी होती है या सीखने में जो एन्जॉय जो रहता है, इसका हमारे शिक्षा में बहुत बड़ा महत्व है। सर से मैंने चर्चा किया था कि हम कला पर चर्चा करें, कला शिक्षा पर। तो कला शिक्षा का उद्देश्य अगर कला तो आप सभी जानते हैं, कला जिसमें बहुत सारे अलग-अलग प्रकार की कलाएँ होती हैं, जिसमें हस्तकला होता है, जिसमें मूर्ति होती है, जिसमें चित्रकारी होती है, पेंटिंग्स होते हैं, लोक संगीत होते हैं, पारंपरिक संगीत होते हैं, कठपुतलियाँ होती हैं, ऐसे बहुत सारे कलाएँ होती हैं। परंतु आपने जब हम छोटे बच्चे थे, तो हमने अनुभव किया है कि हमारे विद्यालय में ज़्यादा सहायक शिक्षण सामग्री नहीं हुआ करती थी। फिर भी हम बहुत कुछ सीखते थे और बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखते थे। तो इसका एक बड़ा कारण क्या था कि हमारे जो गुरु जो होते थे, वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करते थे और ज़्यादातर चीज़ों को कलाकृतियों के माध्यम से, खेल-खेल के माध्यम से हमको पढ़ाते थे। क्योंकि हम ये अनुभव करते हैं कि बच्चे खेल-खेल में बहुत ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे हम हमारा ये मानना होता है कि टीचर अच्छे होते हैं और अच्छे टीचर बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तभी बच्चा आगे बढ़ता है। जबकि अ, कुछ हद तक ये सही ज़रूर है, परंतु ज़्यादातर बच्चे जो है अपने सहपाठियों के साथ एक वातावरण में सीखते हैं।
जब स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा होता है, जब स्कूल का वातावरण पूर्ण शैक्षणिक होता है, जहाँ पे ऐसा माहौल दिया जाता है कि बच्चे जो है खेल सके, फ्री होके खेल सके, जिसमें वह जो चाहता है, वह जब करने के लिए उनको फ्री छोड़ दिया जाता है, तब मुझे लगता है बच्चा ज़्यादा सीखता है। और वैसे सीखने से ही बच्चों में खुशी आती है और वही सीखना। जी सर। हेलो। सर, कोई प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ में? विनोद सर, आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, वो किसी का माइक ऑन है शायद। जिसका भी माइक ऑन ओके, है ओके। प्लीज आप उसको म्यूट कर लीजिए। ओके, ओके। तो मैंने ये कहा कि सीखना जो है, सीखना बहुत कैसे हम सरल तरीके से बच्चों के बीच लेकर जाएँ, कैसे हम आसानी से बच्चों को सिखा सकें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम सीमित संसाधनों का उपयोग ना करें, या हमारे संसाधन को हम सीमित ना करें, या हम ये ना सोचें कि हमारे पास तो बस इतनी ही बुक्स हैं, हम उन उन बुक्स का ही पढ़ाई करवाएं और उससे बच्चे सीख जाएंगे। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल उचित नहीं है और सही नहीं है, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए हमारे पास जो संसाधन है, उस संसाधन का हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। और ये मैं एक विषय विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी में होगा, गणित में, इंग्लिश में, एनवायरनमेंट में, सारे सब्जेक्ट में। सारे सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट पर अगर हम बच्चों के लिए गतिविधि या कला के माध्यम से उनको जब पढ़ाने के लिए जाते हैं, और जब उनको स्वयं करने की मौका देते हैं, जब उनको, तब पढ़ना और सीखना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, और तभी बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है। जैसे मैं इसके पहले मैं प्राइमरी में मैं भी पढ़ा रहा था, तो मैंने ये अनुभव किया कि टीचर ये बोलते थे कि बच्चे आपके आगे-पीछे ज़्यादा घूमते रहते हैं, आप उनको चढ़ा के रखे हैं, आप बच्चों को कुछ बोलते नहीं हैं, बच्चे हम लोगों से डरते हैं, आपसे डरते नहीं हैं, बच्चों को डरा के रखना चाहिए। तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि उनको ये लगता था कि बच्चे आपके आगे-पीछे घूमते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं, जबकि एक्चुअल में मैं कभी परेशान होता ही नहीं था। तो एक टीचर की भूमिका क्या होती है? टीचर की भूमिका ये होनी चाहिए कि हम उस पाठ्य पुस्तक में दिए चीज़ों को क्यों रटाने की कोशिश क्यों करें? हम उनके बीच सबसे पहले तो बच्चों के साथ बच्चे बनना ज़रूरी है, और बच्चे बनने के बाद हम उनके साथ खेलना शुरू करेंगे। जब बच्चे आपके साथ खेलना शुरू करेंगे, तो आपके और बच्चे के बीच का जो गैप है, जो रिलेशन है, जो डर है, वो खत्म हो जाएगा, और जब वो खत्म होता है, तब बच्चा वही करता है जैसा आप चाहते हैं। और जब उसको किसी खेल विशेष से, किसी कला से जब जोड़ देते हैं, तब तो बच्चे के लिए वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है सीखना, और बच्चे आप सोच नहीं सकते, इतनी तीव्र गति से सीखना शुरू कर देते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को ऊपर हाथ नहीं उठाया, ना कभी किसी बच्चे को चिल्लाया नहीं। फिर भी आज भी मैं जब हायर सेकेंडरी में भी पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये अनुभव किया कि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब जैसे अगर मैंने कुछ बच्चों को काम दिया, तो कभी बच्चे के ये नहीं बोलते कि नहीं करेंगे। जबकि ज़्यादातर टीचर्स का शिकायत होता है कि टीचर्स ये बोलते हैं कि बच्चे तो बात मानते नहीं हैं। तो मुझे, या टीचर्स को, बाकी टीचर्स ये सोचते हैं कि आप ही की बात को क्यों मानते हैं? तो वो मेरे को मुझे कभी-कभी ये भी बोलते हैं कि सर आप बोलिए तो आपकी बात मानेंगे। तो ये मौका कहाँ से आया? कैसे हम मतलब हमें एक एज़ अ टीचर, हमारी ज्ञानशाला के जितने भी ज्ञानदूत हैं, सारे सभी टीचर्स हैं। तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि हमको बिल्कुल ये सोच के नहीं पढ़ाना है कि मैं एक टीचर हूँ। ये सोच के उनके साथ, हमको बच्चे के साथ समय बिताना है कि हम एक दोस्त हैं। फिर देखिए कितना आसान हो जाएगा सीखना। फिर आप जो सिखाना चाहते हैं, जैसा सिखाना चाहते हैं, मुझे लगता है वो बच्चा बहुत आसानी से सीखेगा। रही सवाल कला शिक्षा की, कि कला के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये उस टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको, उस टीचर को व्यक्तिगत कौन-कौन सी कलाएँ आती है, या कौन-कौन सी कलाएँ वो जानते हैं जो बच्चों तक लेके जा सकते हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं केवल प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम 8वीं स्तर के बच्चों की बात कर सकते हैं, मिडिल स्तर तक की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल स्तर तक के बच्चों के लिए हमें बहुत ज़्यादा अ, विस्तृत रूप में कोई गतिविधि बनाने की, या कोई विस्तृत रूप से बड़े कलाकृतियों की ज़रूरत नहीं है। हम उनकी शुरुआत बच्चे के कॉपी और पेन से कर सकते हैं। छोटी-छोटी गतिविधियाँ जो हम स्वयं बना सकते हैं।
जैसे उस दिन हमारे यहाँ जब विनोद सर आए थे तो उन्होंने बहुत एक अच्छी सी स्टोरी उन्होंने बनाना सिखाया कि बच्चों से हम कैसे स्टोरी बनवा सकते हैं। तो जब हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं तो वो बच्चे सुनते हैं, कुछ याद रहती है, कुछ भूल जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि विनोद सर जो बच्चों से कहानी बनवा रहे थे, तो ये टेक्निक, ये कला है। एक्चुअल में यही कला है कि हम किस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कैसे हम उनको जोड़ रहे हैं। जब हम इस तरीके से जब बच्चों को क्लास में एक्टिविटी करवाना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपके क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 के जो 20 बच्चे का ध्यान बिल्कुल आपके ऊपर रहेगा कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं और आगे मुझे क्या उत्तर देनी है। और मैं अब मेरी बारी आने वाली है तो मैं आने के पहले मैं क्या करूँ? ये चाहे बच्चे छोटे हो या बड़े हो, सबके ऊपर लागू होता है। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं एक्टिव लर्निंग, यानी हम एक्टिव होके इसको कहा जाता है, एक्टिव लर्निंग बोला जाता है एक्चुअल में। और जब टीचर किस ब्लैक बोर्ड पकड़ के खड़ा हो जाता है और चॉक लेके वह अनार क्या, आम क्या ऐसा जब पढ़ाना शुरू करता है, तो वो एक तरफ़ा पढ़ाई होती है जिसको हम बड़े कक्षाओं में लेक्चर पद्धति बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अधिकांश बच्चे कुछ समय बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पढ़ाई से उसका ध्यान हटने लगता है, क्लास से उसका ध्यान हटने लगता है। और रहा सवाल छोटे बच्चों का, तो उनको ध्यान आकर्षित करवा के रखना, ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। क्योंकि छोटे बच्चे वैसे भी बहुत चंचल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत जल्दी उनका मन जो है डाइवर्ट होते रहता है, बदलते रहता है। तो छोटे बच्चों को कक्षा में 40 मिनट की कक्षा में आपको हमने देखा है और टीचर्स को भी कहते सुना है कि हमारा समय तो पूरा चुप कराने में निकल जाता है बच्चों से, कि हम बच्चों को चुप ही कराते रहते हैं, बच्चे इतना हल्ला करते हैं। तो ये स्थिति तब निर्मित होगी जब बच्चों को आपको चुप कराना पड़ेगा, जब बच्चों को आपके द्वारा पढ़ाया गया या आपकी जो अध्यापन टेक्निक है, वो अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है या उसको मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर तो निस्संदेह आपको चुप ही कराना पड़ेगा। और यदि आपके टेक्निक ऐसा है जिसमें बच्चों को मज़ा आ रहा है, सीखने में बहुत मज़ा आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है और कि आपके साथ वो घुल-मिल गए हैं, आप भी उनके साथ जब बच्चे बन चुके रहते हैं, तो बच्चों को चुप कराने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और बच्चों को हम चुप भी कराएँ भी क्यों? क्योंकि तो हमारा काम ही है कि हम बच्चों के सवालों का जवाब दें, उनकी जिज्ञासाओं को दूर करें, वो जो जानना चाहते हैं, वो हम उनको बताएँ। और ये तभी संभव होगा जब हम, यानी एक जो शिक्षक है, वो पूरी तरह से अपने आप में कंट्रोल करेगा, यानी इतना अपने आप में वो अपने आप को कंट्रोल करके रखेगा कि हर बच्चे तक हर बच्चे को जिस अवधारणा को समझाना चाहता है, वो अवधारणा को वो ह एक ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक के बच्चों को समझाने के लिए जब तक अलग-अलग गतिविधियाँ बनाने तक अपने आप को उसको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। तब वह टीचर एक अच्छा टीचर बन सकता है। नहीं तो हमारी अगर एक ही पद्धति से हम पढ़ाएँगे तो हो सकता है उस कक्षा के 4 बच्चे सीख पाएँगे, बाकी नहीं सीख पा रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि बाकी बच्चे कमज़ोर हैं और 4 बच्चे ही जो पढ़ रहे हैं वही बहुत अच्छे हैं और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही पद्धति बहुत सही है। ये ऐसा अधिकांश टीचर्स को लगता है। तो हम मेरे ज्ञानशाला के ज्ञान-दूत से निवेदन करूँगा कि हम ऐसा ना सोचें कि हमारी कक्षा में 4 ही बच्चे सीख सकते हैं, बाकी नहीं सीख सकते। ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि हर जो बालक है, वो अपने आप में अ, विशिष्ट होता है और हर बालक सीख सकता है। सीखने की जो गति है वो अलग-अलग हो सकती है। हर बच्चे का जो आईक्यू लेवल जो होता है वो अलग-अलग होता है। हर बच्चे का सीखने की जो गति है वो अलग-अलग होती है। कोई बच्चा किसी चीज़ को एक ही बार में बहुत जल्दी समझ जाता है, तो कोई बच्चा उसी अवधारणा को किसी दूसरे उदाहरण के माध्यम से या सरल से सरल उदाहरण के माध्यम से थोड़ी-सी देरी से सीखता है, परंतु सीखता ज़रूर है। तो इस चीज़ को तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि हर बच्चा सीख सकता है, भले वह देर से ही क्यों ना सीखे। और उन इन बच्चों को सिखाने में सबसे बड़ा कोई योगदान होता है, तो वह टीचर के द्वारा अपनाए गए विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं, विभिन्न कलाएँ होती है, जो एक शिक्षक को में होनी चाहिए। और शिक्षक भी स्वयं लगातार सीखते रहना चाहिए, शिक्षक को लगातार अपग्रेड होते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं आज आप सभी के बीच में एक छोटा-सा एक गतिविधि के बारे में चर्चा करूँगा जो बहुत सरल गतिविधि है परंतु बहुत अच्छी गतिविधि है।
ये जो गतिविधि है, इस गतिविधि से हम बच्चों को कैसे बहुत अच्छे तरीके से हम सिखा सकते हैं। मैं अभी आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उस पर आप सभी के साथ चर्चा करते जाऊँगा। आप सभी ने 10 ग्राम का एक नाम सुना होगा। 10 ग्राम ओके। मैम इसमें ये दिखा रहा है कि ओनली द होस्ट कैन शेयर दिस इन दिस मीटिंग। मैं को शेयर नहीं कर सकता मतलब ना? हाँ, 1 मिनट तो आपको होस्ट का राइट्स देना को पड़ेगा, 1 मिनट। जी मैम। चलिए, तो मैं जो चर्चा कर रहा था कि हम एक हेलो, विनोद जी हैं क्या? विनोद जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी, जी। हेलो। जी, मैं सुन पा रहा हूँ एक्चुअली मैडम। मैं होस्ट नहीं हूँ, स्नेहा जी होस्ट हैं, तो अच्छा। चलिए जब तक ये ऑप्शन आए हम चर्चा करते हैं कि एक 10 ग्राम का नाम मुझे लगता है कुछ लोगों ने सुना भी होगा। 10 ग्राम एक बहुत ही बेहतरीन गतिविधि है छोटे बच्चों के साथ काम करने। 10 ग्राम ये जो नाम है, ये 10 ग्राम एक्चुअल में चीन का, वैसे तो मुझे चीन पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम अच्छी बातों पे चर्चा कर रहे हैं और अच्छे काम करने जा रहे हैं, इसलिए मैं ज़रूर इसका ज़िक्र करना चाहूँगा। 10 ग्राम एक एक ऐसी गतिविधि है जिनका आविष्कार हुआ था चीन में। ये चीन का बहुत ही जाना-माना और प्रचलित गेम है जो लगभग 100 साल से चली आ रही है, 100 साल पुरानी है। इस 10 ग्राम को चीन में ची चिओपेन ऐसे करके नाम से जाना जाता है, ची चिओपेन। परंतु हम 10 ग्राम ही कहते हैं हमारे इंडिया में और ये धीरे-धीरे विश्व के अनेक देशों में फैलते गया। तो चीन से सीधा इंडिया तो नहीं पहुँचा, पहले ये अमेरिका गया था किसी जहाज में किसी उनके जो मित्र हैं उनको उन्होंने उस गेम को भेजा था। अब मज़ेदार बात ये है कि ये गेम की शुरुआत कैसे हुई? तो ये अगर स्क्रीन शेयर होता तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से मैं आप सबके बीच इस बात को रख पाता और फिर आपको एक वीडियो भी मैं शेयर कर देता ताकि आप सभी भी देखते कि हम इस 10 ग्राम को बना कैसे सकते हैं, क्योंकि यह बहुत सरल गेम है। जी, जी। अगर आप जी, वीडियो ऑन हेमंत जी, जी मैम। हेमंत सर, अगर वीडियो ऑन करके आप कुछ एक्टिविटी करना चाहें तो वेलकम कर सकते हैं आप। थोड़ी दिक्कत होगी सर क्योंकि मैं अकेले हूँ और वीडियो ऑन करके अगर उस पर एक्टिविटीज़ अगर कराता हूँ तो फिर कागज़ अगर मैं पकड़ूँगा तो फिर वीडियो कैमरे में दिखाने में दिक्कत होगी, है ना? चलिए, तो 1 मिनट आप 5 मिनट्स दीजिए, मैं बात करके देखती हूँ आपको होस्ट के लिए, जब तक आप कंटिन्यू करिए, है ना? ओके, ओके। सर को मैं होस्ट बना देती हूँ। ओके, थैंक यू। हाँ, ठीक है। तो ये 10 मिनट बाद फिर से सब लोग इस लिंक पे फिर से जुड़ जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो। अच्छा हो गया, डिस्कनेक्ट होने को है क्या? हाँ सर, कुछ देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से आप लोग सब लोग इसी लिंक पे जुड़ जाएंगे फिर से पुनः। ओके, 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 ओके। बीच में तुरंत जुड़ना है सर, वो 45 मिनट के बाद ये वो समाप्त हो जाता है इसलिए। जी, 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 कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि 10 ग्राम में एक्चुअल में क्या होता है, आपने सभी ने वर्ग तो सभी जानते हैं। अगर वर्ग के आकार के कागज को एक निश्चित आकृतियों में, निश्चित आकृति बोलने का मतलब गणित के अगर हम उसमें त्रिभुजाकार है और समांतर चतुर्भुज है और छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज ऐसा करके अगर हम कुछ भागों में इसको बाँटते हैं, जो भी आगे चित्र में मैं आपको दिखाऊँगा, तो उस चित्र के माध्यम से जब बच्चों के साथ हम उसको गतिविधि करते हैं तो बहुत ही रोचक परिणाम सामने आते हैं। बच्चों का जो सृजनात्मकशीलता है, जो सृजनात्मक क्षमता है, वो बाहर आने लगती है और बहुत सारी कलाकृतियाँ उससे हम बच्चों को बनवा सकते हैं। एक क्लास को शांत कराने का या एक बच्चों को एक्टिविटी देने का, क्योंकि आप सभी देखते हैं बच्चों को जब हम कुछ करने देते हैं तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट से करता है। किस चीज़ों को इंटरेस्ट करता है? जब बच्चे को मज़ा आता है। हर हर अवधारणा और हर विषय
को समझाने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए और बच्चे को मजा आना चाहिए। जब बच्चे को मजा आना शुरू हो जाता है तो बच्चे समझना शुरू कर देते हैं और जब समझना शुरू करते हैं तो आप जिस चीज को समझाना चाहते हैं बहुत इजी तरीके से बच्चा उस चीज को सीख लेता है। तो ये 10 ग्राम और ओरिगामी, ये 2 चीज हैं जो कागज की कलाकृतियां हैं। अभी कुछ दिक्कतें हो रही हैं बट मैं फोटो शेयर करके आपको जरूर समझाऊंगा और या फिर मैं वीडियो दिखाकर या कभी हम सभी अगर कभी किसी मीटिंग में मिले, मैं स्वयं बनाकर हेमंत भी जी, आप सबको दिखाऊंगा। जी मैम। आप होस्ट बन चुके हैं तो आप शेयर कर सकते हैं अब ओके मैम। स्क्रीन अपना। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। ओके। चलिए, मैं आपको जिस 10 ग्राम की बात कर रहा था वो 10 ग्राम आप सभी को दिख रहा होगा। ये हाँ एक जी। वर्गाकार, जी जी, ये जो आप चित्र जो देख रहे हैं ये एक्चुअल में एक वर्गाकार, ये कार्डबोर्ड हो सकता है, ये कार्टून्स हो सकते हैं, कागज भी हो सकता है। तो ये चित्र जो आप देख पा रहे हैं अभी, इस चित्र में जो दिखाई दे रहा है इसमें 7 भाग आपको दिख रहे होंगे। देखो इसमें आपको एक वर्ग दिख रहा है, सेंटर में 2 बड़े त्रिभुजाकार दिख रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है और 2 छोटे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, है ना? इस प्रकार से यहाँ पे 7 आकृतियाँ दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखें तो ये सारी आकृतियाँ गणित की आकृतियाँ हैं। ठीक है? अब इसके पीछे की स्टोरी पर जाना चाहूँगा। ये इसका नाम 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम जो चीन से आया हुआ है, ये हुआ कैसे? एक बार क्या होता है, इसके पीछे एक कहानी है। एक बार क्या होता है, एक जो राजा होता है, उस राजा के लिए उसके जो दरबारी हैं, वो एक दर्पण लेके आते रहते हैं, आईना लेके आते रहते हैं। वो जैसे ही उसके कक्ष में पहुँचते हैं, अचानक से क्या होता है कि वो जो आईना है वो गिर जाता है। और जैसे ही ज़मीन पर गिरता है, वो आईना टूट जाता है। लेकिन जब वो टूटता है तो उसमें वो दर्पण के टुकड़े चकनाचूर नहीं होता, बल्कि इस प्रकार से 7 भाग में वो बँटा जाता है। ऐसा टूट जाता है। एक्चुअल में वो जैसे ही ज़मीन में गिरने के बाद इस प्रकार से टूटता है वो। ये इस प्रकार से भी ये आईना जब टूट जाता है, तो वह जो राजा होता है, वह राजा क्या करता है कि इस टूटे हुए भागों को, जब ये बिखर चुका रहता है, इस टूटे हुए भागों को वो राजा क्या करता है, जोड़ने की कोशिश करता है। जब जोड़ने की कोशिश करता है तो आप सभी जानते हो जब ग्लास टूट जाता है और कांच के टुकड़े को जोड़ना आसान नहीं रहता है। तो उन्होंने जब जोड़ने की कोशिश करता है तो वो फिर से उसी अवस्था में तो जोड़ नहीं पाता। परंतु यह देखता है कि जब भी उसको जोड़ दिया जाता है उसको एक नई आकृति दिखाई देने लगती है और देखता है कि हर बार कुछ नया चीज़ दिख रहा है। जैसे हम कभी घर में आपने देखा होगा जब हम घर में हमारे घर में पकोड़े बनता है। हमारे घर में मेरे यहाँ भी 2 छोटे बच्चे हैं, हम लोग भी हैं। तो जब पकोड़े खाते रहते हैं ना, जब जैसा पकड़ते हैं तो बहुत सारी आकृतियाँ दिखने लगती है। तो कभी हमको चूहा दिखता है, कभी बिल्ली दिखता है, तो कभी पेड़ दिखता है, तो कभी शेर दिखता है। फिर मतलब मज़ा आता है। तो ये राजा क्या करता है जब उसको जोड़ते जाता है तो उसको अलग-अलग प्रकार की आकृतियाँ दिखनी शुरू हो जाती है। बच्चे राजा को बहुत मज़ा आता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो सेम टू सेम फिर से वर्गाकार नहीं बना पाता और हर बार नई-नई आकृतियाँ देख के उसके मन में उनको लगता है कि यार ये तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये तो एक बड़ा अच्छा गेम बन सकता है। उस समय से चीन में इस अ, खेल की शुरुआत हुई और ये खेल लगभग 100 साल से अधिक पुरानी हो चुकी है। आज भी अब इसका उपयोग शिक्षण में किया जा रहा है। अब इस खेल को बच्चे बन कर रहे हैं। अंतर ये है कि वो अब काँच से नहीं करना है हमें। हमें एक हार्ड बोर्ड लेना है या फिर हमको एक पेपर लेना है। कोई भी कलर का हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है या फिर हमको एक जो हार्ड बोर्ड जले हुए जो कार्टून्स है या थर्माकोल भी है, किसी से भी हम एक वर्गाकार पेपर लें या कार्डबोर्ड लें और उसको 20 जैसे ही चित्र दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से हम उसको नामांकित करेंगे, पेन से खींचेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे उसको ऐसे ही काटते जाएँगे, ठीक है? इसको काटने के लिए मैं आपके बीच एक कोशिश करता हूँ कि वीडियो शेयर अगर हो जाए तो? स्क्रीन, ओके। चलिए एक
इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ छोटा-सा। ये बहुत सरल तरीके से है, वीडियो के साथ-साथ मैं आपके साथ चर्चा भी करते जाऊँगा और ये मैं तो करता ही हूँ, आप सभी भी अपने स्कूलों में आसानी से कर सकते हैं। यूट्यूब का एक वीडियो आपके बीच शेयर कर रहा हूँ मैं। ओके, तो चलिए आप सभी देख पा रहे होंगे, मुझे लगता है शायद साउंड तो नहीं जा रहा होगा। मैम क्या साउंड भी आ रही है? नहीं, साउंड तो नहीं आ रहा है, पर हम लोग देख पा रहे हैं ऐसे। ओके, ओके, ओके मैम। हम्म। ओके, ये देखिए एक